हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झीलों के बारे में। झीलों के संदर्भ में हम ये जानेंगे कि झीलें किसे कहते हैं, यानी झीलों की परिभाषा क्या है, झीलें कितने प्रकार की होती हैं, झीलें बनती कैसे हैं, एवं भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, और इसके अलावा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से झीलों से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार और बता दूं कि अगर आप ये वाला वीडियो, झीलों से संबंधित जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वाले वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो झीलों से संबंधित कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। झीलों से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। और एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पर मैं भारत की झीलों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, ना कि विश्व की झीलों के। ठीक है, विश्व की झीलों से संबंधित एक वीडियो अलग से बना देंगे। ये जो वीडियो है पूरी तरीके से ओरिएंटेड है भारत की झीलों के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि झीलें क्या होती हैं, मतलब झील की परिभाषा क्या है। झील हम किसे कहते हैं कि चारों तरफ से स्थल खंडों से या जमीन से घिरा हुआ हिस्सा और बीच में भर रहा हो पानी, और पानी कैसा हो, स्थिर। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा और उसके बीच में पानी भर रहा है, और वो पूरा पानी चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, यानी स्थल खंडों से घिरा हुआ है, तो पानी कैसा होगा, स्थिर होगा। सीधी सी बात है, पानी निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी तो पानी कैसा होगा, स्थिर होगा। तो झील की भी विशेषता यही होती है कि झील का पानी कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, पानी में किसी भी प्रकार का कोई बहाव नहीं होता है। तो झील को हम परिभाषित कर सकते हैं कि चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ जो स्थिर जल होता है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर जल की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहाव की बात नहीं कर रहे हैं। झील की विशेषता यही होती है कि झील का पानी कैसा होता है, स्थिर होता है। तो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ स्थिर जल जो होता है वो क्या कहलाता है, झील कहलाता है। ठीक है, ये हो गई झील की परिभाषा। अब एक बार नजर डालते हैं झीलों के प्रकार के बारे में। जो मैप आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं जैसे जैसे अलग अलग तरह की झीलों के फॉर्मेशन के बारे में जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो जो उसके एग्जाम्पल होंगे उनको यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, आप इसको मैप में देखते चलेंगे, यानी जो जो प्रकार की झीलें मैं आपको बताऊंगा, ये झीलें कैसे बनती हैं, उसके जो भी उदाहरण होंगे आप उन्हें कहाँ पे देखेंगे, मैप में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैगून झील के बारे में। लैगून झील को अनूप झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी परीक्षा में अगर लैगून झील के स्थान पर अनूप झील शब्द प्रयुक्त कर दिया गया या फिर लैगून झील इस्तेमाल कर दिया गया, तो आप ये समझेंगे कि दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, चाहे लैगून झील हो या अनूप झील हो। अब लैगून झील या अनूप झील क्या होती है, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूं। तटीय समुद्री जल का कुछ हिस्सा बालू या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य भूमि से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, और वह एक झील नुमा आकृति बना लेता है। यानी लैगून झील कैसे बनती है, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है आपका समुद्र, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको हम बोलेंगे समुद्र तट। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र माना जाता है, यानी समुद्र से लगा हुआ जो हिस्सा होता है जमीन का, वो तट होता है। ठीक है, इसको हम तटीय क्षेत्र बोलेंगे। तो आप जब भी भारत का मैप देखेंगे, यहाँ पे तो मैंने एक नॉर्मल तरीके से इसको बनाया है। जैसे अगर आप मैप में देखेंगे, भारत के भौगोलिक जो मानचित्र होता है उसमें देखेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पे जो तटरेखा होगी भारत की, जो समुद्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, वो कटी फटी तटरेखा है। ठीक है, तो कहीं पर अंदर है, कहीं पे बाहर है, ऐसे करके तो कटी फटी तटरेखा है। हालांकि मैप में आपको वो इस तरीके से नहीं दिखाई देगी। अगर मैप है और मैप में कोई छोटा सा भी हिस्सा अगर ऐसे करके ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब है वो वास्तविक रूप में बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो मैप में वो उतने बड़े हिस्से को हम नहीं दिखा सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तटरेखा होती है भारत की, वो कैसी है, कटी फटी तटरेखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, ये पूरा इधर से सी हो गया। ठीक है, अब जो सी है, समुद्र है, ये समुद्र का पानी होगा यहाँ पे। ये समुद्र का पानी पूरा इस वाले जो कटे फटे हिस्से हैं, यानी जो अंदर धसे हुए, जो तट की तरफ या जमीन की तरफ धसे हुए हिस्से हैं, इनमें पानी भर जाता है। ठीक है, इनमें भी तो पानी होगा क्योंकि ये भी तो समुद्र से लगे हुए हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, समुद्र की लहरों के द्वारा, ठीक है,
काफ़ी मात्रा में बालू इकट्ठी कर दी जाती है। ये प्रक्रिया काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। तो मान लो लहरें आती रहीं और यहाँ पे क्या हो गया, लहरों की वजह से यहाँ पे बालू इकट्ठी हो गई। तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये अलग हो गया, यानी ये वाला पानी अलग हो गया, ये वाला पानी अलग हो गया, इसमें एक दीवारनुमा आकृति बन गई, यानी यहाँ पे बालू इकट्ठी हो गई। तो ये जो दोनों जल हैं, ये दोनों पानी हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये वाला हिस्सा जो पृथक हो गया, ये क्या बन गया आपका, लैगून झील बन गया। ठीक है, ये क्या बन गई आपकी, लैगून झील बन गई। ठीक है, लैगून झील यही है कि तटीय समुद्री जल का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। और किसकी मदद से, या तो वहां पे समुद्र की लहरों के द्वारा बालू इकट्ठी कर दी जाए, या फिर आपने जो प्रवाल भित्तियों का नाम सुना होगा, प्रवाल भित्ति वहां पर ज्यादा मात्रा में जो है इकट्ठी हो जाती हैं या उनका जन्म हो जाता है, तो उस वजह से वो क्या कर देती हैं, समुद्र के पानी को अलग कर देती हैं, यानी उनके बीच में एक गैप बना देती हैं। तो उससे जो हिस्सा अलग हो जाता है वो क्या कहलाता है, लैगून झील कहलाता है। ठीक है, ये लैगून झील आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका उदाहरण आप देखें तो चिल्का झील जो है, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील। ठीक है, प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है एग्जामिनर का, वो कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये भी पूछ सकता है कि चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, यानी चिल्का झील किस राज्य में पाई जाती है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। तो आजकल क्या है कि ज़्यादातर स्टैटिक प्रश्नों का जो प्रचलन है वो कम हो गया है, आपसे थोड़े से इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, सबको पता है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है, सब जानते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको 4 झीलों के नाम दे देगा और ऊपर प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील है, तो 4 झीलें दे दी आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पे कि कौन सी झील लैगून झील है, अगर आपने पढ़ा होगा तुरंत लगा देंगे। चिल्का झील जो है वो कैसा है, एक लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झीलों के संदर्भ में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात से नीचे इधर आते जाएंगे आप, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वाले जो हिस्से हैं ये क्या सटे हुए, इनके चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, समुद्र है ना। तो जो लैगून झील होगी वो कहाँ पे बनेगी, जाहिर सी बात है वो तटीय क्षेत्र में बनेगी। ठीक है, लैगून झील कहाँ पे बनेगी, तटीय क्षेत्र में बनेगी। तो जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में आपको देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये ऐसे करके थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी जमीन की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है। अब यहीं पे बालू इकट्ठा हो जाए या फिर यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पे पैदा हो जाएं, तो ये वाला हिस्सा ये अलग कर देंगी, समुद्र से जो ज़मीन है भारत की उसको अलग कर देंगे बिल्कुल। तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे पानी भरेगा, ये क्या हो जाएगी, लैगून झील हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लैगून झील होगी वो कहाँ होगी, वो तटीय, बिल्कुल जो भारत का तट रेखा है उसके आसपास जो झीलें होंगी वो लैगून झीलें कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके अलावा पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और कोलेरू झील, ये सारी झीलें कैसी हैं, ये लैगून झील या अनूप झील के उदाहरण हैं। और आप इनको मैप में देखेंगे तो जो पुलिकट झील है, ठीक है, पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है, सॉरी तमिलनाडु में है वैसे तो, लेकिन इसका इसके संबंध में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पाई जाती है। अगर बात करें इसकी अवस्थिति की तो आंध्र प्रदेश में इसका जो हिस्सा है वो लगभग 80% है और तमिलनाडु में पुलिकट झील का हिस्सा लगभग 20% है। मैंने यहाँ पे इसको तमिलनाडु में दिखाया है। ठीक है, पुलिकट झील को मैंने तमिलनाडु में बताया है और उसके पीछे मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है पुलिकट झील के संदर्भ में, अगर वहाँ पे ऑप्शन अगर आपको आंध्र प्रदेश दे रखा है तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप उसको आंध्र प्रदेश लगाएं, पुलिकट झील को। अगर आंध्र प्रदेश नहीं दे रखा है तब जाके आपको तमिलनाडु लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है पुलिकट झील का।
तो पुलिकट झील हो गई या फिर वेम्बनाड झील हो गई, अष्टमुडी झील हो गई, कोलेरू झील हो गई, इन सभी झीलों को देखें ये कहाँ पे स्थित हैं, ये भारत की तटरेखा पर स्थित हैं। भारत की तटरेखा वाले जो राज्य हैं वहाँ पर ये झीलें पाई जाती हैं। जैसे पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जा रही है। वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील कहाँ पे है, ये केरला में है, ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ पे, केरला में, ये भी तटीय क्षेत्र का राज्य है, यहाँ पर भी तट जो भारत की तटरेखा है। इसके अलावा अष्टमुडी झील हो गई, ठीक है, अष्टमुडी झील भी आपकी केरला में है। और कोलेरू झील ये भी आपकी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये तटरेखा वाले राज्य हैं। देखिए आंध्र प्रदेश भी तटरेखा पर है, तमिलनाडु भी तटरेखा पर है, केरला भी तटरेखा पर है, उड़ीसा भी ये भी तटरेखा पर है। तो तटरेखा वाले जो राज्य हैं यहीं पर क्या होगा, जो लेगून झील होती हैं या अनूप झील होती हैं वो फॉर्म होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो तटरेखा वाले राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर जो झीलें पाई जाएंगी वो ज़्यादातर कैसी होंगी, जो आपकी जो अनूप झील या फिर आपकी लेगून झीलें होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, हिमानी निर्मित झीलें। हिमानी आप जानते हैं ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियरों को आप हिमानी कहते हैं। तो ग्लेशियरों के द्वारा जो झीलें बनती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, हिमानी निर्मित झीलें कहते हैं। जैसे ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघल जाते हैं, तो ग्लेशियरों का पानी पिघल पिघल के गर्तों में जमा हो जाता है, जो गड्ढे होते हैं ग्लेशियरों पर गड्ढे, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या किसी भी कारणवश ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहाँ पर जो गड्ढे होते हैं, गर्त होती हैं, उनमें ग्लेशियरों का पानी पिघल पिघल के भर जाता है। उसको वहाँ पर एक काय का रूप ले लेता है, वो एक झील का रूप ले लेता है। तो उन झीलों को हम क्या कहेंगे, उन झीलों को हम कहेंगे हिमानी निर्मित झीलें, ठीक है। ग्लेशियर द्वारा निर्मित गर्तों में, गर्त मतलब गड्ढे, ठीक है, ग्लेशियर द्वारा निर्मित गर्तों में जब ग्लेशियर का पानी जो है भर जाता है, उनमें जल भराव हो जाता है उन गड्ढों में, तो वो हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं। तो इनके उदाहरणों की बात करें तो राकसताल हो गया, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, ये सभी झीलें हिमानी निर्मित झीलों के उदाहरण हैं। और ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में तो पाए नहीं जाएंगे ग्लेशियर, जाहिर सी बात है। जहाँ पर ठंड होगी, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है क्या है, बर्फ़ जो है जमी रहती है इन एरियो में, और बर्फ़ देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इन जो क्षेत्र हैं, ये वाले जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, यहाँ पर हिमानी निर्मित झीलें पाई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे जे सातताल हो गया, नैनीताल, भीमताल, देवताल, खुरपाताल, ये सभी झीलें कैसी होंगी, ये कैसी होंगी, हिमानी निर्मित झीलें होंगी। यहाँ से आप याद रखने की दृष्टि से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सब झीलों के नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, ताल, सातताल, नैनीताल, भीमताल, देवताल, खुरपाताल। ताल ताल जिन झीलों के पीछे लगा हुआ है वो सारी झीलें देखिए आप कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके में है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिन झीलों के पीछे क्या लगा होता है, ताल लगा होता है। ये सब मतलब याद करने की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि ताल वाली जो झीलें हैं वो सब कहाँ हैं, यूके में हैं, उत्तराखंड में हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं। और हिमानी यानी ग्लेशियर कहाँ होते हैं, ठंडे प्रदेशों में होते हैं, जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाएंगे, ठीक है। तो हिमानी निर्मित झीलें कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड वगैरह में, ठीक है। तो उनके उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, राकसताल, नैनीताल, भीमताल। अब बात करते हैं क्रेटर झील के विषय में कि क्रेटर झील क्या होती है। सबसे पहले क्रेटर झील जानने से पहले आपको ये जानना है कि क्रेटर क्या होता है। जैसे कोई ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी, ठीक है, इस तरीके से ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी का जो ऊपरी हिस्सा यानी जो ज्वालामुखी का मुंह होता है जहाँ से लावा निकलता है, ज्वालामुखी जब फूटता है तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो यहाँ से निकलता है, यानी ज्वालामुखी का जो मुंह होता है वो क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है, ठीक है। इस झील का नाम क्रेटर झील इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है क्रेटर झीलों की वो ज्वालामुखी के क्रेटर के समान होती है। क्रेटर झील का सबसे अच्छा उदाहरण जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है वो है लोनार झील। ये कहाँ पे है लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। कहाँ पे, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है लोनार झील। ये क्रेटर झील है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि हजारों करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी से कोई धूमकेतु टकराया था और उस टकराव की वजह से उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, यानी क्रेटर नुमा आकृति बन गई, और उसी तरीके से उसमें क्या भर गया, फिर बाद में वर्षा के द्वारा या किसी भी कारण के द्वारा उसमें पानी भर गया, उस क्रेटर में क्या हो गया, पानी जमा हो गया, और इस तरीके से लोनार क्रेटर झील का निर्माण हुआ, ठीक है। तो क्रेटर झील का सबसे अच्छा उदाहरण है लोनार झील, जो कि है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है, लोनार झील। और लोनार झील कैसी झील है, एक क्रेटर झील है। लोनार झील कैसी झील है,
क्रेटर झील है, क्योंकि इसकी आकृति ज्वालामुखी के क्रेटर के समान होती है। ठीक है, अब इसके बाद में गोखुर झीलें। गोखुर झीलों को थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझेंगे। गोखुर झीलें कैसे बनती हैं, क्या इनकी प्रोसेस होती है, क्या इनकी प्रक्रिया होती है, वो आपको बताते हैं। कि जैसे जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में नदी का बहाव ऐसा घुमावदार होता है जैसे, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में नदियाँ कैसे चलती हैं, ऐसे, ठीक है। अब धीरे 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 ये पानी इनका निरंतर बहता रहता है, तो फिर क्या होता है कि जो घुमाव है, इसका जो घुमाव है ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो नदी है वो अपना वास्तविक मार्ग बना लेती है। जैसे इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बनाते हैं। अब जैसे ये पानी यहाँ से जाएगा तो पानी जहाँ से मुड़ रहा है, जिस जगह से पानी मुड़ रहा है, इस जगह पर पानी का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो धीरे धीरे करके ये इसकी जो सामने वाली ज़मीन है ये कटती रहती है और कट के नदी अपने सीधे मार्ग में आ जाती है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये धीरे धीरे करके इस वास्तविक मार्ग से अलग हो जाता है और इस तरह की आकृति बना लेता है। जैसे अब यहाँ से देखेंगे आप, अब यहाँ से पानी ये वाला जो घुमावदार रास्ता था ये नदी ने चेंज कर दिया और सीधे रास्ते पर आ गई। अब यहाँ से नदी ऐसे बहेगी, ठीक है। अब ऐसे नदी बहेगी तो ये वाला हिस्सा जहाँ से जो पानी मुड़ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं पानी यहाँ से जो मुड़ रहा है, इस जगह पर पानी का जो प्रेशर होगा, दबाव होगा, वो ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे करके ये क्या होगा, इस ज़मीन को काट देगा। ये काटता चला जाएगा और नदी अपने सीधे प्रवाह के रूप में बहने लगेगी। तो ये जो हिस्से हैं, ये वाले हिस्से अलग हो जाएंगे, ये वाले हिस्से कुछ इस तरीके के हिस्से बनेंगे। तो ये आकृति देख के आप समझ पा रहे होंगे ये वाली आकृति किसकी होती है। इनको क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। और गोखुर शब्द को आप देखेंगे, गोखुर इसका मतलब है गाय का खुर। खुर किसे कहते हैं, खुर कहते हैं गाय का जो पैर होता है नीचे, ठीक है। उसकी आकृति देखेंगे आप तो इसी तरीके की होती है, ठीक है। ये गाय के खुर की आकृति जैसे दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गोखुर झीलें कहा जाता है, ठीक है। इनके बनने की प्रक्रिया आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये गोखुर झीलें होती हैं और यहाँ पर गोखुर झील का सबसे अच्छा उदाहरण है कंवर या कांवर झील। कंवर या जिसको कांवर भी कहते हैं, कंवर या कांवर झील। और ये कहाँ है, बिहार में है, बिहार के बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में पाई जाती है कंवर या कांवर झील, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंवर या कांवर झील किस झील का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। और कहाँ पे पाई जाती है, बिहार के बेगूसराय जिले में। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इतनी सारी झीलों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उन सभी को भी मैंने इसी में सम्मिलित कर लिया है। तो देखेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। जम्मू कश्मीर की झीलों के नाम आप यहाँ से देखेंगे, डल झील, बुलर झील, तरसर झील, बेरी नाग, मानस बल, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था उत्तराखंड वाली झीलों का, देखो सबके पीछे क्या लगा हुआ है, ताल लगा हुआ है। तो ताल वाली झीलें जो कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में। लेकिन इसका एक पॉइंट आपको याद रखना है कि दो झीलें और हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल, ठीक है। दो झीलें और हैं, सूरज ताल और चंद्र ताल। जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपको दिखा दे रहा है सूरज ताल, यहाँ पर एक झील और बढ़ाइए आप, चंद्र ताल, ठीक है, चंद्र ताल। सूरज ताल और चंद्र ताल ये झीलें जो है, ताल वाली झीलें, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इनको छोड़ करके बाकी जितनी झीलें जिनके नाम के पीछे ताल लगा हुआ है, वो सारी झीलें कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में हैं, ठीक है। यानी आप सूरज चंदा ऐसे करके याद रख लीजिए कि सूरज चंदा इन दोनों को छोड़ करके बाकी ताल वाली जितनी झीलें हैं वो सभी कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में हैं। उसी तरीके से अगर आप जम्मू कश्मीर की झीलों को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए बेरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन। तो ये 4-5 नाम तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। यानी जिन झीलों के पीछे नाग या नागिन होता है, नाग या नागिन वाली झीलें कहाँ पे हैं, सारी जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक है। तो यहीं से जिस झील की कुछ प्रमुख विशेषता है या इसके बारे में कुछ विशेष बात है, उसको मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सहायता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर से देखेंगे तो डल झील, डल झील पर जो है, डल झील के आसपास 4 जलाशय हैं, ठीक है। डल झील पे जो है 4 जलाशय हैं, उनके नाम हैं गगरीबल, लोकुट डल, बोड डल और नागिन, ठीक है। ये 4 जलाशय डल झील पर पाए जाते हैं। कौन कौन से, गगरीबल, लोकुट डल, बोड डल
नागिन। इनको मैंने यहाँ पे आपको क्यों बताया है, क्योंकि इन्हीं 4 जलाशयों में से एक जलाशय है लोकुट डल, और इस जलाशय पर एक द्वीप पाया जाता है रूपलंक द्वीप। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रूपलंक जो द्वीप है वो किस झील के जलाशय पर पाया जाता है, तो डल झील के जलाशय पर पाया जाता है। और कौन से जलाशय पर पाया जाता है, लोकुट डल जलाशय पर पाया जाता है। कौन सा द्वीप, रूपलंक द्वीप, ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, ठीक है, डल झील को क्या कहा जाता है, श्रीनगर का गहना और कश्मीर का मुकुट, ठीक है, इन 2 उपनामों से भी डल झील को जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे मैप का, तो मैप भी आ जाएगा इसमें और सारे पॉइंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं दूसरी झील, वुलर झील। ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वुलर झील के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, वुलर झील। याद रखें, यहाँ पर मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, यानी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। वुलर झील को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो नाम कौन सा है, महापद्म सर, ठीक है। अभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि वुलर झील का एक अन्य नाम कौन सा है, महापद्म सर। या फिर आपको रिवर्स करके ये भी पूछ लेगा कि महापद्म सर किस झील को कहा जाता है, तो ये वुलर झील को कहा जाता है। इसके अलावा एक और झील है तरसर झील, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तरसर झील जम्मू कश्मीर में पहलगाम में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है तरसर झील, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में। और पहलगाम को क्या कहा जाता है, चरवाहों की घाटी कहा जाता है। पहलगाम को क्या कहा जाता है, चरवाहों की घाटी कहा जाता है। शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है और इसको नीले पानी की झील के रूप में जाना जाता है। शेषनाग झील को क्या कहा जाता है, नीले पानी की झील, क्योंकि इसके पानी का रंग थोड़ा सा नीला दिखाई देता है। इसके अलावा नागिन झील को कहा जाता है ज्वेल इन द रिंग, ठीक है। नागिन झील को क्या कहा जाता है, ज्वेल इन द रिंग। हिमाचल प्रदेश की झीलें सूरज ताल और चंद्र ताल, मैंने आपको बताया था कि सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दोनों ताल वाली झीलें ये कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं। और इसके अलावा जो बाकी की ताल वाली झीलें हैं वो सभी उत्तराखंड में हैं। तो इनमें से अगर बात करें सूरजताल झील की, तो सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। और अगर भारत के संदर्भ में इसकी ऊंचाई की बात करें या इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भारत की यह 3री सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है और भारत की 3री सबसे बड़ी झील है। अब राजस्थान की झीलों की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की झीलें इन्हें एक बार देख लें आप यहाँ से, राजसमंद झील, पिछोला झील, सांभर झील, जयसमंद झील, लूणकरसर झील, फतेह सागर झील, डीडवाना और नक्की, ये राजस्थान की झीलें हैं। तो राजसमंद झील के बारे में बात करते हैं। राजसमंद झील जो है कैसी है, कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम का मतलब क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप नहीं बनी थी बल्कि इसको बनवाया गया था, ठीक है। जो झीलें प्राकृतिक रूप से नहीं बनती हैं, जिन्हें किसी मनुष्य के द्वारा बनवाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नहीं बनती हैं, कृत्रिम रूप से जिसको किसी के द्वारा बनवाया जाता है, वो उन झीलों का उदाहरण क्या है, राजसमंद झील है। इसको किसने बनवाया था, महाराणा राज सिंह ने बनवाया था, गोमती नदी पर बांध बनवाकर, ठीक है। गोमती नदी पर बांध बनवाकर महाराणा राज सिंह ने इस राजसमंद झील को बनवाया था, इसीलिए इसका नाम राजसमंद झील पड़ा, क्योंकि राज सिंह ने इसको बनवाया था। अगर इसके बारे में बात करें तो ये एशिया की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो कौन सी है, वुलर झील है। और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है राजसमंद झील। पिछोला झील के बारे में बात करें तो पिछोला झील उदयपुर में है और ये जो झील है इस पर एक छोटा सा द्वीप है और इसी द्वीप पर एक होटल बना हुआ है, होटल लेक पैलेस, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखेंगे। नक्की झील, ये भी राजस्थान की झील है, माउंट आबू में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। सोंगमे झील, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ये सिक्किम है, इसी जगह पर सोंगमे झील है। इसके अलावा एक और झील पाई जाती है सिक्किम में, चोलामू झील, ठीक है। चोलामू झील याद रखेंगे आप। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। सोंगमे झील के बारे में बात करें तो इस झील पर एक तैरता हुआ द्वीप है, ठीक है। इसी झील पर सोंगमे झील जो है, इस झील पर एक तैरता हुआ द्वीप है, उस पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है।
केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है और ये संरक्षित क्षेत्र में आता है क्योंकि यहाँ पर एक हिरण की प्रजाति पाई जाती है संगई, या इसको हम कहते हैं संगई हिरण का अंतिम घर। ठीक है, केबुल लामजाओ पार्क को संगई हिरण का अंतिम घर कहा जाता है और यह संरक्षित क्षेत्र की, जैव संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आता है और ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है, यानी द्वीप पर है और द्वीप तैरता है। ठीक है, सोंग में झील पर तैरता हुआ द्वीप है। इसी तैरते हुए द्वीप पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ और ये संगई हिरण का अंतिम घर है और जैव संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ये इतनी सारी जानकारी आप इस झील के बारे में याद रख सकते हैं। चिल्का झील जो कि है उड़ीसा में, चिल्का झील के बारे में बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तटीय झील के बारे में मैंने जब शुरुआत में इस वीडियो को देख रहे थे तभी बताया था कि तटीय झील जो भारत की तटरेखा से सटी हुई होती हैं वो तटीय झीलें कहलाती हैं। और तटीय झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। और ये कैसा पानी है इसका? खारा पानी, यानी इसको बोल सकते हैं हम खारे पानी की लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। पुलिकट झील, पुलिकट झील ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 2 राज्यों में स्थित है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश में इसका 80% हिस्सा है और तमिलनाडु में इसका 20% हिस्सा है। उसी के हिसाब से आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर पहले आंध्र प्रदेश दे रखा होता है तो पुलिकट झील के संदर्भ में आप आंध्र प्रदेश ऑप्शन लगाएं, अन्यथा आप इसके तमिलनाडु वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। पुलिकट झील के पास में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। पुलिकट झील के पास में क्या है? द्वीप है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा पर ही क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और ये झील इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निकट है और ये एक ऐसा केंद्र है जहां से इसरो अपने जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, रॉकेट होते हैं, उनको प्रक्षेपित करता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो ये पुलिकट झील से संबंधित जानकारी आप इतनी यहां से याद रख सकते हैं। भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है नैनीताल को। नैनीताल को ये आप याद रखेंगे भारत के संदर्भ में। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है तो उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर ये लेक डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो नैनीताल उत्तर होगा और अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है तो उदयपुर उत्तर होगा। दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। कयाल क्या होते हैं? अगला प्रश्न। ये जो पॉइंट के द्वारा जितने भी प्रश्न आपको बताएं ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने प्रैक्टिस सेट से इकट्ठा किए हैं, जो कि पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। झीलों से संबंधित अगर टॉपिक है तो उससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उनको यहाँ पे सम्मिलित करने की कोशिश की है। तो उसी में से एक प्रश्न है कयाल। कयाल क्या होते हैं? तो कयाल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केरला। ठीक है, केरला में झील हैं वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील। ये केरला की झीलें हैं और केरला की जो झीलें होती हैं उनको हम बोलते हैं कयाल। ठीक है, याद रखेंगे। केरला की झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कयाल क्या है? केरल की और चूंकि केरल कहाँ पे है? तटीय क्षेत्र में है। केरल कहाँ पे है? भारत की तटरेखा से लगा हुआ है। और तट पर कौन सी झीलें बनती हैं? मैंने आपको बताया था तट पर कौन सी झीलें बनती हैं? लैगून झीलें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कयाल क्या है? केरल की जो लैगून झीलें हैं, केरल की जो लैगून झील होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में जो झील है वो कौन सी है? ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में झील कौन सी है? तो यहाँ पे आप देखेंगे हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में पड़ती है। अब पूछेंगे आपके बीच में से ये पहला प्रश्न कहाँ से आ गया? तो ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों के अध्ययन को बोलते हैं हम लिम्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या है? ये है झीलों का अध्ययन। कृत्रिम झील मैंने बताई थी जो प्राकृतिक रूप से नहीं निर्मित होती है, उसको आवश्यकता के अनुसार मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, वो कृत्रिम झीलें होती हैं। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पे है? यूपी में
यूपी के किस जिले में पड़ती है ये? सोनभद्र में। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ से आप देख ही चुके हैं केरला, जो केरला की झीलें हैं, तटीय झीलें हैं, उनको हम कयाल कहते हैं, लेगून झीलें पाई जाती हैं यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी हमने बात करी थी। ठीक है, नाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झीलें, ये सभी नाग नागिन वाली झीलें हैं जम्मू कश्मीर में हैं। ताल वाली झीलें हैं सारी उत्तराखंड में हैं। सूरजताल, चंद्रताल को छोड़ करके, सूरजताल, चंद्रताल कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पे है आपका हरियाणा, हरियाणा में दमदमा झील पाई जाती है, इसको आप याद रखेंगे, हरियाणा में दमदमा झील है। पूर्वोत्तर भारत की झीलों के बारे में बात करें तो सिक्किम भी, सिक्किम में 2 झीलें थी, चोलामू झील और सोंगमे झील। चोलामू झील भारत की सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके अलावा सिक्किम में सोंगमे झील पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में और देखें तो मणिपुर में लोकटक झील और मिजोरम में आपकी तामदिल झील। ठीक है, ये आपको पता ही है। चिल्का के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, उड़ीसा में चिल्का झील है, हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। इसके अलावा पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में ही है। पुलिकट झील 2 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में इसके अलावा बेरिझम झील भी पाई जाती है। ये सारी झीलें आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होंगी। यहाँ से जितने भी प्रश्न थे मैंने उन्हें आपके सामने रखने के प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।